अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है लंच आपका? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। मेरा ख्याल है थोड़े से मेंबर्स हैं, कुछ वेट कर ही लेते हैं ताकि दूसरे भी ज्वाइन कर लें क्लास को। जी बिल्कुल, अभी सब चार हैं। हाँ, हो जाते हैं अभी। वो टाइम आज पहले क्लास नहीं थी ना, शायद इससे पहले, इस वजह से वो। जी, तो स्टूडेंट्स अगर आपकी एक्सेस में दूसरे कॉन्टैक्ट्स हैं तो उन्हें भी टेक्स्ट कीजिएगा कि जल्द से जल्द जो है वो क्लास ज्वाइन करें। जी, तो स्टूडेंट्स कल हम जो है वो इस काम को अधूरा छोड़ा था। इनकम्प्लीट वर्क था ये इसका कुछ पार्ट हमने कर लिया था कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से। तो आज इसको थोड़ा सा रिवाइज भी करते हैं और फिर इसकी एक्सरसाइजेस भी करेंगे ताकि आपको जो है वो मुकम्मल तौर पर इस पे जो है वो ग्रिप हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक जब मुकम्मल होगा तो आप इस काबिल होंगे कि आप डिफरेंट जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं इनकी टाइप्स भी आप रिकग्नाइज कर सकेंगे। इसके साथ साथ आप जो है वो अगर आपको कोई सेंटेंस जो है उसका हाफ पार्ट जो है वो दिया हुआ हो तो आप उसको सेकंड पार्ट उसका लगा सकते हैं। उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लग रहे हैं वो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस स्टार्ट करने से पहले मैं एक दफ़ा ज़रा व्यू कर लूँ तो क्या आप लोगों की तादाद वही है या कुछ ज़्यादा हो गई है? 1 2 3 4 5 6। जी, स्टूडेंट्स ठीक है, फिर शुरू करें। जो आते जाएंगे वो ज्वाइन होते जाएंगे इसके साथ साथ। तो कल भी इस पे बात हुई थी कि जो हमारे जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, दो क्लासेस पर मुश्तमिल होता है। एक क्लास को हम जो है वो इफ़ क्लास बोलते हैं और दूसरा जो है वो मेन क्लास होता है। ये भी आपको पहले ही बता दिया था कि ज़रूरी नहीं है कि इफ़ क्लास पहले हो और मेन क्लास बाद में हो। मेन क्लास पहले भी हो सकता है, इफ़ क्लास बाद में भी हो सकता है। लेकिन ये बात ज़रूर ज़हन में रखनी है कि अगर इफ़ क्लास पहले होगा तो फिर इफ़ क्लास के बाद जो है वो कॉमा पुट करना है और मेन क्लास आगे जो है वो लिखना है। लेकिन अगर मेन क्लास पहले आएगा तो फिर कॉमा नहीं आएगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर कंडीशनल सेंटेंसेस की दी गई इफ़ क्लास प्लस मेन क्लास। एग्जांपल इसकी सामने आपके, ये कल भी बात हो चुकी थी, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा स्पीड से करने लगा हूँ ताकि आपको जो है वो रिव्यू हो जाए, रिवीजन हो जाए। इफ़ इट रेन्स टुमारो, चूँकि इसमें इफ़ क्लास पहले ऐसे ही कामा लगाया है, वी विल नॉट कम, तो ये मेन क्लास है उसका। तो इसी तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस की जो है वो टाइप हैं। टाइप के बारे में उसने बताया था ऑर्डर ऑफ द टू क्लास इज फ्लेक्सिबल। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी आप मेन क्लास पहले लिख सकते हैं और या आप इफ़ क्लास पहले लिख सकते हैं। लेकिन अगर इफ़ क्लास पहले लिखेंगे तो आपने इफ़ क्लास एंड होने पे कामा लिखना है, कामा पुट करना है और फिर उसके बाद जो आपने मेन क्लास लिखनी है। इस तरह से इसकी डिग्री के हवाले से या प्रोबेबिलिटी के हवाले से इसकी जो है वो चार टाइप्स हैं। कल भी इसके बारे में डिस्कस हुई थी, फिर भी आप जो कोई एबसेंट थे वो भी ज़रा इसको रिवाइज कर लें कि कंडीशनल सेंटेंसेस की जो है वो फोर टाइप्स हैं और ईच टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस यूज डिफरेंट टेंस टू शो द डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी। डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इनकी जो है वो यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब इसकी जो चार टाइप्स हैं उनमें सबसे पहली है ज़ीरो कंडीशनल। ज़ीरो कंडीशनल ऐसी होती है कि जिसमें इफ़ क्लास जो है वो प्रेजेंट इनडेफिनिट में होता है, ठीक है, और दूसरा जो है वो भी प्रेजेंट का ही होता है। ये आमतौर पर ऐसा होता है कि जब यूनिवर्सल ट्रूथ्स आते हैं या 100% श्योरिटी होती है जिस काम के ऊपर, वहाँ पे जो है ऐसा होता है।
इसको जीरो कंडीशनल बोलते हैं। दूसरा फर्स्ट कंडीशनल। एक दूसरा फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल में जो इफ क्लास है वो प्रेजेंट का है, और जो दूसरा है जो फ्यूचर का होता है। इसकी आगे सारी डिटेल है, जैसे यहाँ पे दिया गया है इफ आई स्टडी, अगर मैं पढ़ता हूँ आई विल पास। और जो तीसरी इसकी टाइप है जिसको सेकंड कंडीशनल बोलते हैं, इसमें इफ वाला जो पार्ट है वो पास्ट टेंस में होता है, और जो मेन क्लास है उसमें वुड आ जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया इफ आई स्टडीड पास्ट है तो आई वुड पास, जो मेन क्लास है। या इसको यूँ भी हो सकता था कि अगर इधर वुड आया होता तो हमने ये कंफर्म हो जाना था, अगर इसको पहले लिखा हुआ मेन क्लास को आई वुड पास, तो इफ़ आई स्टडीड तो पीछे वुड आया, तो आपने ये जहन में रख लेना है कि आपने इफ़ क्लास के अंदर इसको पास्ट में चेंज कर देना। इस तरह से जो इसकी फोर्थ टाइप है कंडीशनल सेंटेंसेस की, वो जिसको हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, उसमें पहला या इफ़ क्लास जो है वो पास्ट परफेक्ट की होती है, और जो मेन क्लास है उसके अंदर वुड हैव यूज़ हुआ होता है। जैसे यहाँ देखें इफ़ आई हैड स्टडीड, यानी पास्ट परफेक्ट का है। पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड आती है। तो आई वुड हैव, इसके अंदर जो है वो चेंज आएगा आई वुड हैव, और जहाँ पे वुड हैव आता है डेफिनेटली वहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगी। अब सबकी जो है वो अलग-अलग जो है वो डिटेल दी गई है। सबसे पहले आ गया ज़ीरो कंडीशनल पे, तो इसके वाले से बताया गया है कि प्रेजेंट टेंस इन बोथ क्लासेस, यानी इसमें इफ़ क्लास में भी प्रेजेंट होता है, और जो आगे मेन क्लॉज है या मेन क्लॉज अगर पहले है तो इफ़ क्लॉज बाद में है, यानी दोनों सूरतों में उनके अंदर प्रेजेंट टेंस है। जैसे एग्जांपल दिया इफ़ यू हीट वाटर, ठीक है, 200 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, इट बॉयल्स, तो बॉयल के साथ वर्ब के साथ एस का इजाफा हुआ, इसमें ये भी प्रेजेंट का है। तो मेन क्लास भी और जो इफ़ क्लास है दोनों जो है वो प्रेजेंट के। इफ़ यू पोर ऑयल इनटू वाटर, तो ये भी पहला हिस्सा जो है वो यानी इफ़ क्लास जो है वो प्रेजेंट डेफिनेट का, तो दूसरा भी है इट फ्लोट्स, ये ऊपर तैरता है। साइंटिफिक रूल है, चूँकि यूनिवर्सल ट्रुथ्स भी हैं इसके अंदर। ऐसी जो सूरत हाल होती है, जो फैक्ट्स हैं, इनके लिए जो हम ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो यूज़ करते हैं। अब ये बताया कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं। टॉक अबाउट यूनिवर्सल ट्रुथ, जब हम यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करते हैं तो फिर ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो यूज़ करते हैं। इफ़ यू हीट आइस इट टर्न्स टू वाटर, तो ये मतलब श्योर बात है, फैक्ट है ये कि अगर आप आइस को हीट देते हैं तो वो यकीनन पानी में ही तब्दील होगी। तो ये श्योर है, इसलिए दोनों जो है वो इसके अंदर पास्ट के यूज़ होंगे। और जब हम किसी चीज़ की हैबिट या रूटीन शो करते हैं, उस सूरत में भी हम दोनों जो सेंटेंसेस हैं, दोनों जो पार्ट्स हैं, दोनों जो क्लासेस हैं, वो प्रेजेंट डेफिनेट में रखते हैं। इफ़ आई सी अ स्पाइडर आई गेट वेरी स्केर्ड, लेकिन अगर मैं जो है वो स्पाइडर जो वो देखता हूँ तो मैं डर जाता हूँ, मतलब ये एक रूटीन है। अब ये मत समझिएगा कि इसमें स्केयर्ड आया तो ये सेकंड फॉर्म है, लेकिन उससे पहले गेट आया है, तो ये पॉजिटिव वर्ब्स हैं, चूँकि जहाँ वो गेट आता है वहाँ पे थर्ड फॉर्म जो है वो लगाई जाती है, वो उसके लिए मजबूरी बन जाती है। जैसे मैं दर्जी से कपड़े सिलवाता हूँ, ठीक है, आई गेट माई क्लॉथ स्टिच्ड बाय द टेलर, ठीक है, इस तरह से उसमें थर्ड फॉर्म जो है वो आ जाती है, गेट जहाँ पे आ जाता है। आई गेट माई लेटर रिटर्न, मैं आप दूसरा लेटर, आप किसी से अपना लेटर लिखवाता हूँ, फ्राम हिम या बाय हिम, या तो इस तरह से वो जो है वो उस सूरत में जब हम काम किसी से करवाते हैं या हो जाता है उस सूरत की वजह से, या कोई किसी की मजबूरी की वजह से मेरे साथ ऐसे होता है, उस सूरत में गेट आता है, फिर थर्ड फॉर्म ही आती है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी मतलब रूटीन है शो की गई। तो रूटीन आमतौर पर या हैबिट्स आमतौर पर प्रेजेंट में शो की जाती है। उसके बाद है फर्स्ट कंडीशनल। इसमें ऐसा होता है कि जो इफ़ वाला क्लास है वो तो प्रेजेंट का होता है, लेकिन जो मेन क्लास है वो फ्यूचर का होता है, ठीक है। तो इफ़ आई फील सिक टुमारो, यानी पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं कल बीमार हुआ, आई विल नॉट गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है, प्रेजेंट का है क्योंकि वर्ब के साथ ऐसा आ गया है। द मैच विल बी कैंसल, तो मैच कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखें कि एक प्रेजेंट का है, इफ़ वाला क्लास प्रेजेंट का है, और जो मेन क्लास है वो फ्यूचर में आएगा। ये कहाँ यूज़ होते हैं? इस सूरत में उसने कहा है
कि टू स्पीक अबाउट पॉसिबल और प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट्स, जब हम इवेंट्स किसी फ्यूचर इवेंट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं और उसके अंदर प्रोबेबिलिटी का एलिमेंट होता है, यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उस सूरत में हम ये जो इफ़ क्लास है वो प्रेजेंट में रखते हैं और जो मेन क्लास है वो फ्यूचर में रखते हैं। जैसे उसने एग्जांपल दी है, इफ़ द वेदर इज़ एज सनी टुमारो एज इट वाज टुडे, जैसा आज मौसम था अगर ऐसा कल होता है, ठीक है। वी विल गो सर्फिंग, तो उसके लिए जो हम सर्फिंग पे जाएंगे, ये दूसरा जो पार्ट है ये फ्यूचर का आ गया। फिर इसके अंदर ये भी है कि प्रोमिसेस या वार्न करने के लिए भी फर्स्ट कंडीशन को जो है वो यूज़ किया जाता है। ये बातें ज़रूर आपने जहन में रखनी है कि कब कब कहाँ, क्योंकि ये ऐसी सूरत हाल आपको जब उधर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी टाइप है, इसकी कौन सी कंडीशनल टाइप है ये। टू मेक प्रोमिसेस आर वार्निंग, उस सूरत में भी, यानी एक तो फर्स्ट कंडीशन का यूज़ कब है, जब हम प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी शो करते हैं। दूसरा, जब हम प्रोमिसेस या वार्निंग देते हैं। इफ़ यू फॉरगेट माय बर्थडे, अगर तुम मेरी बर्थडे भूल गए, आई विल नेवर स्पीक टू यू अगेन, तो फिर मैं जो है वो दोबारा आपसे बात नहीं करूँगा। या ऑर्डर देने के लिए, ठीक है। इफ़ यू आर टायर्ड, अगर आप थक चुके हैं या थक गए हैं, गो टू बेड, तो जाओ जाके सो जाओ। उस सूरत में भी हम जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये केस ऐसा है जिसको हम इम्पेरेटिव केस बोलते हैं। इम्पेरेटिव में वर्ब जो है वो पहले आ जाएगी, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइज जो है वो दी हुई एक्सरसाइज ऑन फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ़ यू डू नॉट कम, ठीक है, यू विल मिस द शेडो, अगर आप शो, अगर आप नहीं आएंगे तो आप शो मिस करें। प्रॉबिलिटी है कि ना आया तो जारी बात है नहीं देख सकता, प्रॉबिलिटी है, तो यू विल इसीलिए आया। दूसरा हिस्सा जो मेन क्लॉज है वो फ्यूचर में आएगा। एक मिनट, इसी तरह से दूसरा सेंटेंस है, जॉन विल बाय अ कार, वो कार खरीदेगा इफ़ ही गेट्स अ जॉब। दूसरा हिस्सा मेन क्लॉज प्रेजेंट का है, तो डेफिनेटली अगर जॉब हो सकती तो प्रोबेबिलिटी है कि वो कार खरीद सकता है, इस सूरत में आएगा। उसके बाद आ गया, मैरी विल गेट अ टूथएक, उसे दांत में दर्द होगी इफ़ शी ईट्स टू मैनी स्वीट्स, अगर ज़्यादा जो है मिठाइयाँ खा लेगी। तो दूसरा हिस्सा जो है वो प्रेजेंट का, यानी जो मेन क्लास है वो प्रेजेंट का, तो जो इसमें इफ़ क्लास है वो फ्यूचर का होगा, ठीक है, जिनमें प्रोबेबिलिटीज़ आ गई। उसके बाद आ गया आपके पास आ गया सेकंड कंडीशनल। इसमें इफ़ क्लास जो है वो पास्ट टेंस का होता है और जो मेन क्लास है उसमें हम वुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, इफ़ ही वर अ बर्ड, ज़रा सेंटेंस पे भी आपने गौर करनी है। इफ़ ही वर अ बर्ड ही वुड फ्लाई अक्रॉस द हार्बर, अगर वो एक परिंदा होता तो वो समंदरों या साहिलों के ऊपर जो है वो उड़ता। अब यहाँ पे देखें कि एक इंसान के बारे में बात की है, यही इंसान के लिए आमतौर पर यूज़ किया जाता है, तो नॉट प्रॉबेबल चीज़ है, इम्पॉसिबल चीज़ है, एक इंसान परिंदा नहीं हो सकता। ख्वाहिश जिसमें ज़ाहिर की गई होती है, ज़रूरी नहीं ख्वाहिश सारी की सारी पूरी ही हों, तो ख्वाहिशें ये इम्पॉसिबल सी ख्वाहिश है। तो आगे उसने कहा है कि इफ़ आई हैड $200,000 नो आई वुड बाय अ कार, अगर मेरे पास होती तो मैं एक कार खरीद लेता। नो की बात की है अभी, अभी तो शायद ऐसा नहीं होता कि हम जितनी ख्वाहिश करें उतने ही हमारे पास पैसे हो जाएं। तो इसलिए ये जो कंडीशन है ये तब यूज़ की जाती है जब प्रोबेबिलिटी ना होने के बराबर हो, इम्पॉसिबल के करीब तरीन हो। ये देखिएगा, इसमें बात की जाती है टू स्पीक अबाउट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिचुएशन विच आर अनलाइकली टू हैपन, यानी चांस बहुत कम है कि ऐसा हो, यानी चांस ना होने के बराबर है। इफ़ आई हैड एनी मनी आई वुड लैंड इट टू यू, अगर मेरे पास कोई रकम होती तो मैं आपको उधार दे देता। इसका मतलब यह है कि मेरे पास नहीं है। फिर इफ़ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता, ठीक है, आई वुडेंट डू दिस, तो मैं ऐसा ना करता। इसका मतलब है कि मैं वो तो नहीं हो सकता, लेकिन ये इसीलिए अनलाइकली टू हैपन, ऐसी सिचुएशंस होती हैं। तो ये है सेकंड कंडीशनल। आगे आगे थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में है
इफ़ क्लास पास्ट परफेक्ट का होता है, हैड इसमें यूज़ हुआ होता है, और जो मेन क्लास है उसमें वुड हैव हम लगाते हैं। या अगर वुड हैव लगा हो तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि जो इफ़ क्लास है उसके अंदर आपने हैड लगाना है, ठीक है। तो क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपकी फिल इन द ब्लैंक्स आएंगी तो उसमें भी आपने इस तरह से इनको पुट करना है, तो आपको समझ होनी चाहिए इस हवाले से। इफ़ आई हैड इनफ मनी, अगर मेरे पास ज़्यादा रकम होती, आई वुड हैव बॉट द कैमरा यस्टरडे, तो कल मैं कैमरा ख़रीद चुका होता। इफ़ आई हैड कम हेयर अर्लियर, अगर मैं यहाँ पे पहले आ चुका होता, आई वुड नॉट हैव मिस द प्रोग्राम, तो मैंने जो है वो प्रोग्राम को ज़ाया ना किया होता। अब ये देखें कि इसके अंदर पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। टू स्पीक अबाउट इम्पॉसिबल पास्ट इवेंट्स, यानी ये बात है कि इसमें हम ऐसे इवेंट्स की बात करते हैं जो पास में गुजर चुके होते हैं और वो नहीं हुए होते, तो हम उनके बारे में जो है एक ख्वाहिश, एक डिज़ायर जो है वो शो करते हैं। जैसे पास्ट के बारे में कोई जो है वो बात करता है कि इफ़ आई हैड स्टडीड मच आई वुड हैव गेट द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है। तो उस सूरत में ऐसा नहीं चूँकि अब हुआ तो उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो इम्पॉसिबल है और इवेंट पास्ट के अंदर है। तो ये इसकी एग्जांपल भी दी है। इफ़ दे हैड गॉन बाय बस दे वुड हैव अराइव्ड मच लेटर। दे डिडंट गो टू बस, इसका मतलब है कि अगर वो बस तक नहीं पहुँचे या बस चली गई है तो वो बहुत देर से पहुँचे, तो वो इसका मतलब है कि ना पहुँचने वाली ही बात हो गई या नहीं पहुँचेंगे। ही वुड हैव ट्रेवल्ड अराउंड द वर्ल्ड, वो पूरी दुनिया की सैर कर लेता। इफ़ ही हैड मोर मनी, अगर उसके पास रकम ज़्यादा होती। अब ये देखें कि पहला हिस्सा इसके अंदर जो है वो इसमें मेन क्लास का है और दूसरा जो है इफ़ क्लास का, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2 है। इफ़ आई वर, ये बी की बेसिकली फॉर्म जो है वो दी हुई है। योर 4-year-old आई वुड लर्न टू प्ले द पियानो, अगर मैं जो है वो 4 साल मेरी एज होती तो मैं क्या करता, पियानो सीख लेता, ठीक है। अब ये, अब तो वो 4 साल का यकीन नहीं है, तो इसलिए अब इवेंट जो है वो गुजर चुका हुआ है। उसके बाद आ गया इफ़ आई हैड नॉट फेल्ड, ये अब लास्ट वाला जो थर्ड कंडीशन है वो आया है। इफ़ आई हैड नॉट फेल्ड इन द एग्जामिनेशन माई मदर वुड हैव बॉट मी आ न्यू कंप्यूटर, ठीक है। ये बाय की जो है वो थर्ड फॉर्म जो है वो आई है। वी वुड हैव फिनिश्ड, हमने काम मुकम्मल कर लिया था। अब ये देखें कि यहाँ पे मेन क्लास पहले आएगी। इफ़ वी हैड हैड बेटर प्रेपरेशन, अगर हमने इसकी बेहतर तैयारी की होती। अब कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं कि जिनमें अनलेस आता है, रिप्लेस करता है ये इसको, इफ़ को। ये जो जब स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको बताया था कि वैन या अनलेस इसको रिप्लेस करते हैं, लेकिन आपका ज़्यादातर कंसर्न जो है वो इफ़ से ही है, क्योंकि आपकी जो बुक के अंदर जो टॉपिक दिया गया है उसमें जो ज़्यादातर कंसर्न है वो इफ़ के ऊपर। अनलेस, इफ़ यू डोंट फोन जॉन ही विल गेट वेरी एंग्री, ठीक है। अगर आप फ़ोन नहीं करते तो वो गुस्सा होगा, तो इफ़ को आप अनलेस में भी चेंज कर सकते हैं अगर नेगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। अगर अनलेस कब आएगा, जब इफ़ के अंदर, इफ़ वाले क्लॉज के अंदर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए। अब देखेंगे इफ़ वाले सेंटेंस, इफ़ वाला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में है। इफ़ यू डोंट फोन जॉन या इफ़ यू डोंट कॉल जॉन, ठीक है। अब ये देखेंगे ये नेगेटिव है, फिर हम इफ़ को ख़त्म करके अनलेस लगाएंगे और फिर डाउट नहीं लगता, दो नेगेटिव नहीं आते एक सेंटेंस के अंदर। अनलेस यू कॉल जॉन या अनलेस यू फोन जॉन ही विल गेट वेरी एंग्री। मेरा ख्याल है इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे कि ऐसे सेंटेंसेस जो नेगेटिव हों तो उसमें आप इफ़ को रिप्लेस करके अनलेस लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप अनलेस लगाएंगे तो फिर नेगेटिव जो वर्ड आ रहा है बीच में, डिड नॉट या डू नॉट, उसको आपने दोबारा नहीं लिखना। क्लियर है जी ये पॉइंट? सर जब इसको रिप्लेस करते हैं तो नेगेटिव में ही बस करते हैं कि पॉजिटिव में भी कर सकते हैं अनलेस को? नेगेटिव के लिए करते हैं, ओके। नेगेटिव कंडीशनल अगर होगा तो। अदर कनेक्टर इसमें बताया गया है, प्रोवाइडर
या प्रोवाइडिंग दैट है विद द कंडीशनल दैट एज लॉन्ग एज भी इसकी जगह पे जो है वो यूज़ किया जा सकता है। यू कैन स्टे विद द कंडीशन दैट यू स्लीप ऑन द काउच। आई विल गो द पार्टी एज लॉन्ग एज यू गो देयर टू। तो ये भी जो है वो इसमें आ जाते हैं, लेकिन ये आपका ज़्यादा कंसर्न नहीं है क्योंकि आपने ज़्यादातर इफ़ वाले करने हैं, आपके सिलेबस में इफ़ वाले हैं, लिहाजा आपने इस पर ज़्यादा जोर नहीं करना। इवन इफ़ भी यूज़ हो जाता है इसके अंदर, इन केस भी यूज़ होता है ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर। आई वुडंट, मैं ये सिर्फ आपको जस्ट एक बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इफ़ ही यूज़ होता है ताकि आपको नॉलेज हो, लेकिन उनकी जो दूसरों की जो डिटेल है वो बेसिकली आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं उनकी डिटेल में जाना भी नहीं चाहता ताकि आप मेन जो आपका फोकस है उससे हट ना जाएं। अदर कनेक्टर्स भी इसमें यूज़ होते हैं, इवन इफ़ का यूज़ होता है, इन केस यूज़ होता है, लेकिन आई वुडंट गो टू द पार्टी इवन इफ़ दे बैग मी, अगर वो मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी करते हैं तब भी मैं पार्टी के अंदर नहीं जाऊँगा। ठीक है, उसके बाद इन केस टेक एन अम्ब्रेला इन केस इट रेन्स, अम्ब्रेला ले लो अगर बारिश हो जाती है। तो ये भी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। अच्छा जी, अब वेरिएशन क्या क्या आती है, टाइप 1, 2 एंड 3, ये आपने ज़रूर जहन में रखना है। इफ़ वी आर नॉट केयरफुल मैनी स्पीशीज़ मे बिकम एक्सटिंक्ट, यानी अगर हमने परवाह ना की, ठीक है, अगर हम लापरवाह नहीं हुए या केयरफुल ना हुए तो बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगी। ये मे को आपने जहन में रखना। अब देखिए, इफ़ आई वर एन एरोप्लेन आई कुड फ्लाई इन द स्काई। अब आपने यहाँ पे वर्ड देखना है कुड। इफ़ शी हैड नॉट वॉर्न हर हेलमेट, ठीक है, शी माइट हैव बीन सीरियसली इंजर्ड। ठीक है, ये बताया है कि मे की जो कंडीशनल के अंदर जो पास्ट फॉर्म है वो माइट बनती है और कैन की जो पास्ट फॉर्म है वो कुड बनती है, जैसे आपको पहले बताया गया। ये पहले भी हमने एक दिन पढ़ा था जब हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट शायद पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें भी आपने इसमें भी यही बताया कि इसको इस तरह से जहन में आपने रखना है। अब सबसे पहले तो आपने यहाँ पे एक्सरसाइज के अंदर जो है बताया गया, आइडेंटिफाई कंडीशनल्स, चूज द करेक्ट आंसर। इफ़ आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग इट मेक्स मी फील सिक। अगर जो है वो सुबह मैं चाय पीता हूँ तो इससे लगता है कि मैं अपने आप को बेहतर महसूस नहीं करता। दोनों देखें पार्ट, इसने जो इफ़ वाला क्लास है पहले दिया है और मेन क्लास बाद में दिया है, दोनों प्रेजेंट में हैं। दोनों क्या है, प्रेजेंट में। और अगर दोनों प्रेजेंट में होंगे तो ये ज़ीरो कंडीशनल होगा। ये क्या है जी, ज़ीरो कंडीशनल। पहले से टिक लगी हुई है, नहीं तो आपका जो है वो हो जाना था, एक इम्तिहान हो जाना था। लेकिन चलें अभी आगे आने हैं इस तरह के भी। फिर उसके बाद देखें, आई विल टेल हर इफ़ शी कम्स। अब इफ़ वाला जो क्लॉज है वो देखें, इफ़ शी कम्स प्रेजेंट का है और दूसरा जो है वो फ्यूचर का है, आई विल टेल हर। इट्स मीन के ये क्या है, फर्स्ट कंडीशनल है। ठीक है, मेरा ख्याल है आप समझ रहे होंगे, मुझे ज़रा एक दफ़ा बता दीजिएगा कि समझ रहे हैं इस बात को। अच्छा जी। यस सर। उसके बाद तीसरी टाइप देखें, इफ़ आई वर यू, इम्पॉसिबिलिटी शो की है। आई वुड बाय इट एज सोन एज पॉसिबल, तो एक हिस्सा जो है पास्ट का है और यानी जिसको हम कहते हैं इफ़ क्लास जो है पास्ट का है और जो मेन क्लास है वो पास्ट परफेक्ट का है। ठीक है, और सॉरी उसमें वुड का यूज़ हुआ है, उसमें वुड का यूज़ हुआ है, तो ये जो है वो सेकंड कंडीशनल है। अगर इफ़ क्लास पास्ट परफेक्ट का होता तो ये थर्ड कंडीशनल होना था। ठीक है जी, इसकी समझ आ गई आपको। सेकंड कंडीशनल आई है, इफ़ आई हैड द टाइम। अब इफ़ क्लास जो है वो पास्ट परफेक्ट आ गया है, तो आई वुड हेल्प यू, मेरे ख्याल आई वुड हैव होना चाहिए था, यहाँ पे मिस्टेक है। अगर इधर हैड आए तो आगे वुड हैव होता है। ठीक है, दूसरा जो है वो वुड आया, इफ़ आई हैड द टाइम, अगर मेरे पास टाइम होता, आई वुड हेल्प यू, तो ये जो है वो सेकंड कंडीशन है। ठीक है, वुड आ गया ना उसमें, अगर वुड हैव होता तो ये थर्ड होता।
उसके बाद आई वुड हैव डन थिंग्स डिफरेंटली इफ़ आई हैड बीन द मैनेजर। अब जो इसके अंदर मेन क्लास है उसके अंदर वुड हैव आ गया है, और जो इसके अंदर इफ़ क्लास है उसमें हैड आया है। तो डेफिनेटली अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होगा। नेक्स्ट है इफ़ यू वर्क हार्ड इनफ यू मे वेल पास। इफ़ यू वर्क हार्ड इनफ, अगर आप इतना काम करते हैं, सख्त मेहनत करते हैं, यू मे वेल पास, तो आप बड़ी आसानी से पास हो सकते हैं। ये कौन सी कंडीशन है आपके ख्याल में? जी भाई, प्रोबेबिलिटी शो ही है। क्या है? पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी शो की जा रही है, और प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी जब शो की जाती है तो उस सूरत में जो है ये फर्स्ट कंडीशनल होता है। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें? जी स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, वाटर बॉयल्स इफ़ यू हीट इट टू 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉयल्स ये भी प्रेजेंट का है। इफ़ यू हीट इट टू 100 डिग्री सेल्सियस, अगर आप 100 डिग्री पर इसको बॉयल करते हैं, और वैसे भी इसके अंदर यूनिवर्सल ट्रुथ है कि पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल्स करता है। यूनिवर्सल ट्रुथ है या क्या है, दोनों जो इसके क्लॉजेज हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैं, तो उस सूरत में ये ज़ीरो कंडीशनल होगा। ठीक है जी। अब ज़रा ये देखिए कि आई वुड बी सरप्राइज्ड, ये जो वुड बी सरप्राइज है ये है मेन क्लास। इफ़ इट रेन्ड, इफ़ इट रेन, रेन की सेकंड फॉर्म आई है, तो इसका मतलब है कि पहला हिस्सा जो है, सॉरी, इफ़ क्लास जो है वो पास्ट का है, और मेन क्लास जो है उसके अंदर वुड यूज़ हुआ है, तो इट्स मीन के ये क्या है, ये सेकंड है। ठीक है। इफ़ शी हैड ट्राइड हार्डर शी माइट हैव सक्सीडेड। ठीक है। अब देखें, इफ़ वाले के अंदर हैड आ गया है, और सेकंड के अंदर जो है वो हैव आया है, और साथ में माइट का वर्ड यूज़ हुआ है, तो उस सूरत में ये थर्ड कंडीशनल जो है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका बेसिक इम्तिहान है वो आना है, जो जिस तरह से आप लोगों को ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं, वो ये तरीके की एक्सरसाइज है, ताकि आपको जो है वो अंदाज़ा हो जाए। इफ़ आई, और आई के साथ आमतौर पर वाज आता है भाई, तो वार क्यों लगेगा इधर? कोई बता सकता है आप में से? जी, आप में से कोई बता सकता है कि आई के साथ तो वाज आता है, यहाँ वार क्यों आ रहा है? सर उन्होंने बताया ना कि फर्स्ट और थर्ड पर्सन के साथ वर्ड यूज होगा। मेरे ख्याल से ये इफ कंडीशन को जाहिर करने के लिए वर्ड यूज करते हैं। जी, कोई और? आपकी बात काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन अभी आपको इसका बेसिक लॉजिक नहीं पता। जी, और कोई? अच्छा, ये बात आपको बता दूं कि जब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर पास्ट इवेंट के हवाले से कोई जो है वो डिज़ायर शो की जाती है ना, ख्वाहिश शो की जाती है, उसमें आई के साथ वारी आता है। ठीक है। ये चूँकि नेटिव स्पीकर उनके ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे ही है। कुछ एक्सेप्शनल रूल्स भी होते हैं, उन एक्सेप्शनल रूल्स के अंदर ये भी एक रूल है कि अगर पास्ट टेंस के अंदर कोई डिज़ायर शो की गई हो, और ऐसी डिज़ायर जो पूरी ना हुई हो, ठीक है, या नहीं हो सकती थी, उस सूरत में या वहाँ पर हम जो है वो आई के साथ वर लगाते हैं। ये बीए के अंदर एक पोएम ही है, इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टटारी। ठीक है। टटारी जो है वो ततारियों को बोला जाता है। ततारियों का तो आपने सुना होगा, ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, कहते हैं कि ये टटारीज के हमले से जो उन्होंने बचने के लिए जो है बनाई थी। ठीक है। तो उसने जो पोएट है उसके अंदर उसने भी यही टर्म यूज़ किया है, इफ़ आई वर लॉर्ड ऑफ टटारी, अगर मैं टटारियों का बादशाह होता तो। अब इफ़ के साथ वार उसने यूज़ किया, इसी सेंस में यूज़ किया है कि जब हम पास्ट इवेंट को, कब किसी को अपनी डिज़ायर उसमें शो करते हैं, तो उसमें आई के साथ फिर वार नहीं आता, वार आता है।
और अब दूसरा दो क्वेश्चन, तो एक तो आपका सॉल्व हो गया। इफ़ आई वर यू आई वुड टेल हिम स्ट्रेट अवे। अब आपने मुझे ये बताना है कि ये कौन सी टाइप का कंडीशनल सेंटेंस है। ज़ीरो है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। जी सर ये सेकंड है। ये सेकंड है, ठीक है जी। ये बात जी। ज़हन में रखिएगा कि जिसमें वुड आता है वो सेकंड है, और अगर वुड है वो आ गया तो फिर थर्ड हो जाएगा, और अगर विल आ गया यानी मेन क्लास के अंदर विल आ गया तो उस सूरत में ये फर्स्ट है। ये भी एक शॉर्ट टर्म में आपको बता रहा हूँ जहन में रखने के लिए। दूसरा देखिए, इफ़ यू मिक्स, ये तो डेफिनेटली आपने जो है वो अगले पार्ट के मुताबिक देखना है। यू गेट ग्रीन। अब दूसरा हिस्सा जो है इसमें जो जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो मेन क्लॉज है इसका, यू गेट ग्रीन, मतलब आप सब्ज़ रंग हासिल करते हैं। तो ये तरह एक तरह से यूँ कह लो कि प्रेजेंट में है। जब ये वाला प्रेजेंट में है तो पिछला या तो प्रेजेंट में होगा, पिछला या तो, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, साइंटिफिक लॉजिक भी है। तो पिछला या तो प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा, लेकिन यहाँ पे ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, जब भी आप येलो और ब्लू को मिक्स करते हैं तो ग्रीन कलर शो होता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसलिए इसके लिए पहला हिस्सा भी हम प्रेजेंट में रखेंगे, और प्रेजेंट में रखने के लिए उसके लिए फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इफ़ यू मिक्स येलो एंड ब्लू यू गेट ग्रीन। और ये कौन सी कंडीशन बनती है भला? जीरो कंडीशन। वेरी गुड, जीरो कंडीशनल है, बिल्कुल। थर्ड सेंटेंस देखिएगा, इफ़ वाला क्लास पहले है तो इसको अभी फिलहाल ब्लैंक ही रहने दें। उसके बाद इफ़ वाले क्लास के बाद कॉमा है। आई वुड नेवर हैव डन, वुड भी आ गया और हैव भी आ गया है, ठीक है। और जब वुड और हैव आएगा तो पीछे वाला जो यानी जो इफ़ क्लास है उसमें हैड ज़रूर आएगा वर्ब के साथ, ठीक है। पीछे हमने इनकी कंडीशंस पढ़ ली है कि अगर इफ़ वाले के साथ हैड हो तो मेन क्लास के साथ वुड हैव आता है, ठीक है। तो अब वुड हैव आ चुका हुआ है तो इसका मतलब है पीछे वाले के साथ हैड आएगा। इसलिए इफ़ आई हैड नॉन, इफ़ आई हैड नॉन आई वुड नेवर हैव डन इट। अब ये आपने बताना है कि ये कौन सी कंडीशनल टाइप है। सर ये थर्ड वाली है। थर्ड है, थर्ड ठीक, कंडीशन। ठीक है जी, शाबाश। नेक्स्ट है जी अनलेस। एक ही बात है, अनलेस। अनलेस यू ड्रिंकिंग यू विल हैव सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम। अब विल हाली आया है, विल हाली आएगा तो पीछे प्रेजेंट ही यूज हुआ होता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर पीछे जो है वो अगर अगले में यानी जिसको हम मेन क्लॉज उसमें विल हो हाली, तो उस सूरत में हम पीछे जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाया हुआ होता है इस क्लास के लिए। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो फिर हम इसके लिए जो है वो खाली स्टॉप लगाएंगे, विल स्टॉप नहीं लगाएंगे। और ये बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं कि ये कौन सी टाइप है। फर्स्ट कंडीशन है जी, बिल्कुल ऐसा ही जी। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी इसी तरह से है। आई देयर इफ, अब अगला हिस्सा यानी इफ क्लास ने आगे लिख दिया। इफ आई हैड नॉन अबाउट इट। जब आपको पता है कि इफ क्लास के साथ हैड आया होता है तो जो मेन क्लास है उसमें वुड हैव आता है, ठीक है। जो मेन क्लास है उस इसमें मेन क्लास पहले लिख दिया ज़रा। अब अगले में अगर जो इफ़ वाला क्लास है उसमें हैड आया है तो मेन क्लास के अंदर वुड हैव आएगा। और वुड हैव देख ले दोनों में से किसके साथ है, ऊपर वाले के ऊपर है। तो वुड नेवर हैव गॉन देयर, तो पहला वाला इसके ऑप्शन जो है वो दुरुस्त होगा। और ये भी जो है वो कौन सी टाइप है भला? थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है, ठीक है। इफ़ यू सी हिम, अब ये देखिए कि इसमें जो इफ़ सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है। इफ़ यू सी हिम, ठीक है। हिम टू कॉल मी, अगर पहला हिस्सा प्रेजेंट का है तो दूसरा जो है वो फ्यूचर का होगा, या अगर दूसरा फ्यूचर का नहीं है तो फिर वो यूनिवर्सल ट्रूथ होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, कॉल मी ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, नहीं भी कह सकता वो, ठीक है।
इसलिए उसके अंदर जो है वो हम फ्यूचर का पार्ट जो है ऐड करेंगे। तो फ्यूचर के लिए हम विल लगाएंगे, वुड तो आना ही नहीं है, ठीक है। वुड तब आना जब इफ वाला जो क्लॉज है ये पास्ट का होगा तो, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? क्या ख्याल है स्टूडेंट? जी सर क्लियर है। अच्छा जी, अब ये आपको 1 मिनट देता हूँ, 7 और 8 वाला खुद पढ़ के जो है वो जज कर लिया। अगर कोई पूछने वाली बात है तो पूछ ले, ताकि हम अगले पेज के ऊपर कन्वर्ट होते हैं। क्लियर है ये? जी, ये वाली जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आप लोगों के लिए होगी, क्योंकि आपने अभी ही जो फ्रेशली जो है वो इसको रीड किया है, इसकी एक्सरसाइज जो है वो कुछ सॉल्व की हैं। तो ये वाली एक्सरसाइज आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है। तो इफ़ क्लास को देखें, इफ़ दे हैड लिसनड, तो इफ़ क्लास के अंदर हैड यूज़ हुआ है। जब इफ़ क्लास के अंदर हैड यूज़ हो गया होगा तो आपने यकीनन मेन क्लास के अंदर वुड हैव लगाना है, ठीक है, या वुड नॉट हैव, दोनों आ जाएंगे। नेगेटिव है तो नॉट हैव आएगा, और अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो वुड हैव आएगा। उसी से और वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। इफ़ दे हैड लिसनड, यानी वो अगर सुन चुके हैं, दे वुड हैव अंडरस्टूड, तो वो समझ चुके होंगे। ठीक है जी, समझ आ गई पहले सेंटेंस की? यस सर। ठीक है। उसके बाद है इफ ही हैड नॉट वॉर्न द हेलमेट, अब ही हैड आ गया, ठीक है, इसमें भी हैड है तो इसमें भी वुड हैव आएगा, ठीक है, अगले सेंटेंस में। फॉर द हेलमेट ही वुड हैव बीन इंजर्ड, ठीक है, वुड हैव बीन इंजर्ड, थर्ड फॉर्म जो है वो लगाई गई। उसके बाद आ गया इफ ही स्पोक, थर्ड सेंटेंस देखिए पास्ट का है, इफ क्लॉज पास्ट का है। जब ये वाला क्लॉज पास्ट का होगा तो जो मेन क्लॉज है उसमें वुड आ जाएगा, हाली वुड आएगा, ठीक है। इफ ही स्पोक क्लियरली पीपल वुड अंडरस्टैंड हिम, आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। इफ वी मिस द ट्रेन, अगर हम ट्रेन मिस करते हैं, अब ये देखें ये प्रेजेंट का है। तो दूसरा है वी लेट फॉर द इंटरव्यू, तो पॉसिबिलिटी शो की गई है, इसलिए फ्यूचर का आएगा अगला, और इसके साथ विल भी आएगा। इफ वी मिस द ट्रेन वी विल बी लेट फॉर द इंटरव्यू, और ये आपको कंडीशन का भी पता है कि ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। उसके बाद जो अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5, इसमें जो कंडीशनल है या जो यूँ कहें कि एफ क्लास है वो आगे लिख दी है। इफ़ वी पे द बिल, तो प्रेजेंट डेफिनेट है, ठीक है। इफ़ वी पे द बिल द बैंक, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, विल नॉट कॉल, यानी बैंक आपको नहीं बुलाएगा। और भी कोई इसके साथ रिलेटेड जो है वो यूज़ हो सकता है, इसका सेंटेंस को ज़रूरी नहीं, लेकिन जो असल बात है वो विल नॉट आएगी इसके अंदर। उसके बाद है इफ़ यू, और ब्लैंक फिलहाल छोड़ दें, टॉम यू वुडेंट लाइक हिम, यू वुड नॉट। अब यहाँ पे देखिएगा कि वुड यूज़ हुआ है, और अगर मेन क्लॉज के अंदर वुड यूज़ हुआ होगा तो जो आपके पास इफ़ क्लॉज है उसके अंदर सेकंड फॉर्म यूज़ हुई होगी। इफ़ यू, तो इसलिए मीट की सेकंड फॉर्म मेट लगाई है। इसके बाद जो 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये ज़रा खुद पढ़ लें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ सकते हैं आप। और इनको पढ़ने के बाद बताना भी है कि ये ओके है कि नहीं।
जी क्लियर है? जी स्टूडेंट्स, क्या रिस्पॉन्स है आपका इस पे? क्लियर है ये? जी सर क्लियर है। अच्छा जी। ये एक्सरसाइज है, ऑप्शन आपके सामने है। इसके लिए भी आपको जो है वो 2 मिनट देता हूँ ताकि इसको आप पढ़ें। जल्दी से और हम अगली स्लाइड पे जो है वो पहुँचे। अगर कहते हैं तो मैं इस पे कोई गाइडलाइन दे दूँ आपको, ये कर लेंगे आप? सर कर लेंगे हम लोग, रीडिंग ही करनी है। नहीं, सेंस भी होनी चाहिए ना आपको, इसका लॉजिक भी पता होना चाहिए। तो अगर लॉजिक ना जिसकी समझ में आए आप पूछ सकते हैं। जी सर। और आगे है जी विश और इफ ओनली। वी यूज विश एंड इफ ओनली प्लस पास्ट सिंपल या कंटिन्यूस और कुड व्हेन वी वांट अ सिचुएशन और थिंग इन द प्रेजेंट टू बी डिफरेंट और टू चेंज। जब हम ऐसी सूरत हाल करते हैं कि जब इस सूरत हाल को चेंज चाहते हैं, उसके अंदर बेहतरी चाहते हैं, उसके लिए हम जो है वो डिज़ायर शो करते हैं, या इफ़ ओनली वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, या विश करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या चेंजेस की जा सकते हैं। टाइम ऑफ द एक्शन रेफर टू इन द सबऑर्डिनेट क्लास इज़ द सेम एज द टाइम ऑफ मेकिंग द विश। यानी जिस टाइम जो है वो विश की जाती है, दूसरे के अंदर भी, सबऑर्डिनेट क्लास के अंदर भी, जिसको मेन क्लास बोलते हैं, उसके अंदर भी वही टाइम जो है वो जाहिर किया जाता है। ही विशेज दैट ही वर रिच। ठीक है, तो आई विश आई डिडेंट हैव टू लीव। ये लेकिन ये मैं आपको ज़्यादा डिटेल इनकी इसलिए बताऊंगा क्योंकि आपको इफ़ वाले ही आने हैं, दूसरे नहीं आने। इसको भी रहने दें। या दूसरे जो टाइप के जो सेंटेंसेस हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, उनके हवाले से है, वो जो है वो आपका उनसे कंसर्न नहीं है ज़्यादा। आप अपनी जो है वो मुताबिक, बुक के मुताबिक जो है वो इसको चेंज कीजिएगा, और जो आपकी एक्सरसाइज बुक में दी गई है उसको। ठीक है, अगर कोई जो है वो कोई उसमें क्वेरी है तो उसको सॉल्व करेंगे। अभी जो है वो आपको कल जो हमने शॉर्ट स्टोरी हैप्पी प्रिंस पढ़ी थी, उसके क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करता हूँ ज़रा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इनके आंसर क्या हैं। वैसे तो क्वेश्चंस का आपको अंदाज़ा ही होगा कि इसके आपके पास बुक्स हैं सभी के पास कि नहीं। जी बुक्स हैं। अच्छा जी सर है। चलें, अगर हैं तो फिर इसके क्वेश्चन जो है वो ओपन करें, एक्सरसाइज की। पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 1। इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन दिया, व्हाट हैपेंस इन द स्टोरी। इस स्टोरी में क्या होता है। तो इसके अंदर आप स्टोरी का शुरू से लेकर एंड तक सारे जो इंसिडेंट्स हैं, कैसे जो है वो स्वेलोज हैं जो ट्रैवल कर रहे थे, और किस किस तरह से हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है वो उसकी डेथ के बाद शहर के सबसे ऊंचे मुकाम के ऊपर, हाईएस्ट प्लेस के ऊपर फिक्स कर दिया गया।
और कैसे अब आप हैप्पी प्रिंस, यानी यूं कह लो कि स्टोरी की आपने समरी लिख दी है इसके। क्लियर है जी? ये समझ गए हैं इसको? अच्छा, नेक्स्ट है जी करैक्टर ऑफ हैप्पी प्रिंस। हैप्पी प्रिंस का आपने करैक्टर जो है वो लिखना है, तो उसका आपने वो करैक्टर भी इसके अंदर मेंशन करना है जो उसकी डेथ से पहले का करैक्टर था, और फिर उसकी डेथ के बाद जब वो विजुअलाइज करता है चीज़ों को, फिर भी उसका करैक्टर जो है आपने एक्सप्रेस करना है कि उसके करैक्टर में कैसे जो है वो चेंजेस आई हैं, उसकी थिंकिंग में कैसे चेंजेस आई हैं, और कैसे उसने जो है वो अपनी जो है वो परवाह नहीं की और अपना सब कुछ, अपनी सारी लग्जरीज, अपनी तमाम तर खूबसूरती और तमाम तर जो जैवल से वो सारे के सारे जो है वो उसी राय पर, उसी मैसेज पर जो है वो कुर्बान कर दिए जिसकी दुखों और तकलीफ़ों से जो पहले बिल्कुल ना वाकिफ़ था। ठीक है, तो इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो देनी है, और फिर उसके जो उसका लेड हार्ट है जो कि मेल्ट नहीं हो पाया, जब उन्होंने मेल्ट किया उसको कौन सी प्लेस जो है वो अवेलेबल आई गॉड की तरफ से, गुड एंजल की तरफ से, और कैसे जो है वो उसको हाईएस्ट जो पोजीशन है वो दी गई, क्योंकि इस दुनिया में तो उसको मेल्ट करवा दिया गया उस स्टैचू को, लेकिन इन द पैराडाइज ही गॉट द हाईएस्ट प्लेस, द प्लेस द सिटी ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। ठीक है जी, इसके अंदर करैक्टर ऑफ स्वेलो भी आ सकता है, वो भी आप इसी तरह से मेंशन करेंगे जो जो उसके करैक्टर के अंदर है, जो जो उसने किया, उसकी जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, उसका जो हार्ट है वो कैसे इस तरफ माइल हो गया कि भाई हालांकि उसको जिस्मानी ज़रूरियात थी, वो एक यूँ कह लो कि एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ माइग्रेट कर रहे थे सिर्फ इस सेंस के लिए कि वो अपनी जान बचा सकें और अपने के लिए जो है वो बेहतर फूड सर्च कर सकें, लेकिन उसके बावजूद जब उसने देखा कि एक हैप्पी प्रिंस या एक प्रिंस जो है वो रो रहा है, तो इस पर भी उसका दिल दुखा, और फिर जब उसने उसको वो सूरत हाल बताई वो शहर की कि ये लोग तकलीफ हैं, तो उस पर वो भी जो है वो मूव हो गया, उसका दिल भी जो है वो चेंज हो गया, और उसने भी जो है वो इसी जो खुदा की जो मखलूक है इसकी हेल्प के लिए अपनी ज़िंदगी की बाजी लगा दी और आखिरकार अपनी जान भी दे दी। क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से ही जो दूसरा क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द हैप्पी प्रिंस एंड द लिटिल स्वेलो, डिस्कस देयर सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस, कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है। तो बेसिकली सबसे बड़ा रिलेशन तो यही है कि दोनों इंसानियत की भलाई की खातर अपने आप को ख़त्म किया, दोनों का मकसद इंसानियत की जो है वो वेलफेयर था, वेल विशिंग था, और दोनों ने अपनी ज़िंदगी जो है वो इस काम के लिए कुर्बान कर दी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द थीम्स ऑफ द स्टोरी, और ये जितना क्वेश्चन इधर दिया गया है ना आपकी बुक के ऊपर, सिर्फ इतना ही नहीं लिखना आपने, इसके अंदर उनका करैक्टर भी आपने थोड़ा थोड़ा दोनों का डिस्कस करना है। ये ना हो कि आप ये सोचेंगे इतना सा क्वेश्चन है 5-6 लाइनों का या 4-5 लाइनों का, तो बस ठीक है यही लिखना, नहीं, इसके अंदर आपने उन दोनों के पहले जो है वो थोड़े थोड़े करैक्टर भी डिस्कस करने हैं, उसके बाद उनके दरमियान ये सिमिलैरिटीज जो है वो आपने शो करनी है। ठीक है जी, तो व्हाट आर द थीम्स ऑफ द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो कल हम जो है वो इसके डिटेल्ड जो है वो इसके थीम जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से थीम है आप में से कौन बताएगा जी? एक आपको मैं बता देता हूँ रिमाइंडर के तौर पर। ठीक है, क्लास डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर, आगे आपने बताने हैं 3 और है जो मेजर थीम है इसकी। सर आपने इसका एक ये भी बताया था कि हमारी जो इंटरनल ब्यूटी होती है एक्चुअली में वो ब्यूटी होती है, क्योंकि जो हमारी एक्सटर्नल ब्यूटी होती है ना वो उम्र के साथ घटती जाती है, लेकिन हमारी जो इंटरनल ब्यूटी होती है ना वो परमानेंट जो है वो कायम रहती है। ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं कि रियल एंड एपरेंट, रियल में तो दुनिया की क्या हालत थी, लेकिन एपरेंट के अंदर बादशाहों को जो उनके वज़रा हैं वो यही जाकर बताते हैं कि ऑल इज़ वेल, सारा कुछ ठीक हो रहा है। ठीक है, और कोई और बताए? sacrifices and welfare of सर मेरे ख्याल से animals. सेक्रीफाइस जी वाज जी, ग्रेट। ये भी बात ठीक है कि दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करना, यही इसका जो है वो, ये दोनों बिल्कुल जो है वो इसमें स्टैचू भी
और यानी हैप्पी प्रिंस का स्टैचू भी, और स्वेलो ने भी यही सबसे बड़ा काम किया है कि उसने दूसरों की खिदमत के लिए, दूसरों की जो बेहतरी के लिए है, दूसरों के कॉज के लिए अपनी दोनों ने जो है वो एक तरह से अपनी शान शौकत या अपनी ज़िंदगियाँ जो है वो दाव पे लगाई। तो असल ज़िंदगी वही है जो दूसरों के लिए जो है वो गुजारी जाए। मैंने इस हार की कल आपको एग्जांपल भी दी थी इस पर, और कोई आपके जहन में है तो वो भी बता दें। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट सॉर्ट ऑफ अगलीनेस मेड द हैप्पी प्रिंस वीप डिपॉजिट हैविंग अ लेड हार्ट। देखिए उसका लेड का दिल था उन्होंने बनाया हुआ, उसके बावजूद कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से वो बेचारा दुखी हो गया। तो वो इवेंट थे, कौन कौन से इवेंट, वो सारे आप उसके अंदर कोट कर सकते हैं। उस सीन स्ट्रेस का इवेंट जिसके अंदर उस बेचारी का जब बच्चा तकलीफ के मारे बुखार से मुब्तला है और उसके पास सवाए उस दरिया के पानी के देने के अलावा कुछ नहीं है। उस राइटर के लिए वो रो रहा था जिस राइटर के हाथ पे वो सर्दी से कांप रहे हैं, लेकिन उसको अपना प्ले जो है वो मुकम्मल करना है, लिखना है ज़रूर, और इतनी उसके पास गुंजाइश नहीं है, इतने पैसे नहीं है कि वो लकड़ियाँ परचेज करे और अपने कमरे की जो अंगीठी है उसके अंदर हीट दे और बैठ के बेचारा काम कर सके। उसके लिए वो रो रहा था। वो बच्ची जो घर से मैच बॉक्स से वो सेल करने आई थी और उसके मैच बॉक्स से वो गटर में गिर गया, वो इस डर से रो रही है कि उसका बाप जो है वो उसको मारेगा। ठीक है, तो ऐसे 3-4 इवेंट्स बताए गए हैं जिनको आपने डिस्कस करना है कि ये जो थे, और ओवरऑल इसके अलावा भी बहुत सारी जारी बात है वो देखता होगा जो इस जहान के अंदर नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जुल्म हो रहा है, और जो लोग बेचारे तंग दस्त और बदहाल हैं, वो सब देख के उसकी जो रूह थी वो कांप उठी थी और उसका दिल जो है वो रोने पे मजबूर हो गया हुआ था। बेशक वो लेड का ही बना हुआ था। असल में ये भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि जितनी लोगों के ऊपर दुख या तकलीफ़ें हैं, अगर कोई सही सेंस में इनको देखे तो उसका पत्थर भी दिल हो वो भी पिघल जाता है, वो भी रो पड़े। लेकिन हम बतौर इंसान उनसे भी कई गुना आगे निकल चुके होते हैं, यानी हम उस सेंस में, उस हमदर्दी के सेंस में कभी चीज़ों को गौर ही नहीं करते, देखते नहीं हैं उनके बारे में। उसने कहा कि हाउ द स्टोरी इज कॉल्ड अ फेबल, कैसे ये स्टोरी एक कहानी है, फेबल कहानी को कहा जाता है, रियल नहीं है। तो इसके इससे बहुत सारे लॉजिक हैं। फेरी टेल है बेसिकली, क्योंकि ना ही स्टैचू ऐसे कर सकता है फिजिकली अगर हम देखें रियल लाइफ के अंदर, ना ही एक सवालों के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके थ्रू लैंग्वेज या इतने सारे टास्क है वो सर अंजाम दे सके। और फिर जैसे उसका दिल जो है वो जलाया, फरिश्ते का आना, ये नॉर्मल रियल लाइफ के अंदर ऐसे इवेंट्स नज़र नहीं आते। ये बेसिकली सिंबॉलिक स्टोरीज होती हैं और मॉरलिस्टिक स्टोरीज हैं, और फेबल है बेसिकली, इसी सेंस में इसको क्या कहा गया है कि ये एक फेबल है। Question number 6 है, do you think the Happy Prince is a moral story that project religious implication or it is a satire on Europe and its progress? जो कल एक बच्चे ने जो है इसमें शायद वाजिद ने क्वेश्चन किया था विक्टोरियन इरा के बारे में, तो उसी की जो है वो झलक बताई गई है कि क्या जो है ये एक अखलाकी कहानी है या ये एक तनकीद भी है। तो इसमें कोई शक नहीं कि ये एक अखलाकी कहानी है, लेकिन राइटर कोई भी है वो अपने माशरे की जो हिपोक्रेसीज हैं, अपने माशरे की जो डीमेरिट्स हैं, अपने माशरे के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं, जो उस दौर के अंदर चीज़ें प्रिवेल कर रही हैं, उनको ही एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको ही दुनिया के सामने दिखाते हैं। वो कि उसके लिए अल्फाज और चेंज कर लेते हैं, उसके लिए वो जो कॉन्टेक्स्ट है उसको चेंज कर लेते हैं, लेकिन उनका मकसद यही होता है कि रीडर इसकी डेप्थ तक जाए और इसको समझे। और यकीनन उस दौर में ऐसा भी था कि वो जो बादशाही निज़ाम था, वो बादशाह तो यही समझते हैं कि ऑल इज़ वेल, लेकिन क्या लोगों के ऊपर बीत रही थी इसका नहीं पता। तो यकीनन किसी तौर पर ये एक तरह की सटायर भी है उन हुक्मरानों के ऊपर, तनकीद भी है। व्हाट सोशल वीकनेस आर हाईलाइटेड इन द स्टोरी, क्या सोशल कमज़ोरियाँ माशरे की जो है बताई गई हैं इसके अंदर, हैप्पी प्रिंस के अंदर ऑस्कर वाइल्ड ने कौन कौन सी बताई हैं। तो यही सबसे बड़ी वीकनेसेस हैं कि माशरे के अंदर एक तो गैप बहुत है, जो अमीर हैं वो बहुत अमीर हैं, जो गरीब हैं वो बेचारे बहुत ही गरीब हैं। अमीरों को गरीबों की परेशानियों का अदराक ही नहीं कि क्या हो सकती हैं। ठीक है, इस सेंस में जो अपर क्लास है उसको जो है वो तनकीद का निशाना भी बनाया गया है कि वो उनके इर्द गिर्द रहने वाले जो बेचारे बेकस और बेसहारा लोग हैं उनका भी उन्हें ख्याल नहीं होता।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑस्कर वाइल्ड एज अ सोशल क्रिटिक इन द स्टोरी हैप्पी प्रिंस। ये तो पहले भी बात हो चुकी है कि ये एक स्टायर थी, तो ये उसने माशरे के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया है। इस सेंस में क्रिटिसाइज़ किया है कि हम सब कुछ होते हुए भी, आंखें होते हुए भी इन लोगों की मजबूरियों को नहीं देख सकते। ठीक है, दिल होते हुए भी ऐसे जो दुखी लोग हैं, बेचारे लाचार लोग हैं, उनकी बेबसी को महसूस नहीं कर पाते। और काफ़ी लिहाज से उसने जो है जितनी भी लोगों की प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं, बेसिकली एक मुआशरे के ऊपर तनकीद है, क्रिटिसिज्म है कि क्यों हम जो है वो स्टोन हार्ट रखे हुए हैं। हालांकि एक लेड जो सबसे मजबूत मेटल है वो यहाँ तक करने पे मजबूर हो जाती है, लेकिन इसका मतलब है कि हमारे दिल उससे भी ज़्यादा सख्त हैं, कि इतने सख्त हैं कि हम, हमारे इर्द गिर्द सारे मसाइल हैं लेकिन हम उन पर ज़रा भी, हमारे दिल जो है वो मूव नहीं करते उधर, ना ही हमारे रुख उनकी तरफ होते हैं। हम ऐसे आँख चुरा के वहाँ से भागते हैं कि जैसे ये हमारा मसला नहीं है, किसी और का मसला है। तो ये यकीनन एक कह रहे हैं कि तनकीद है और क्रिटिसाइज़ किया गया है मुआशरे को इस हवाले से। जी कोई क्वेश्चन अगर आपने पूछना हो तो। क्लियर है? अच्छा, कोशिश कीजिएगा बुक में से जो आज आपको करवाए हैं कंडीशनल सेंटेंसेस बुक से, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा सब लोग अपने अपने तौर पर, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमारी कहाँ तक इसके ऊपर ग्रिप आ गई है, कितना हमें इसकी समझ आ गई है। अगर नहीं आई तो आप उसके बारे में क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं, या मुझे बताएं कि अभी हमें मज़ीद इसकी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।